हेलो प्यारे बच्चों, वंस अगेन वेलकम बैक टू आपका प्यारा सा एकेडमी ए स्क्वायर। हम लोग कोवलेंट बॉन्ड कंप्लीट कर चुके थे और आज उसी की पे बेस्ड हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं बॉन्ड पैरामीटर। बॉन्ड पैरामीटर में क्या क्या आएगा? बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड एंगल इसको इफेक्ट कर सकता है। तो वो कौन कौन से फैक्टर है जिससे किसी भी बॉन्डेड एटम का बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड एंगल चेंज कर सकता है? उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। किसमें? बॉन्ड पैरामीटर में। किसमें पढ़ने वाले हैं? बॉन्ड पैरामीटर। तो ही आज की क्लास का टॉपिक ही है। सबसे पहले बॉन्ड पैरामीटर में हम लोग स्टार्ट करते हैं बॉन्ड लेंथ को। किसको स्टार्ट करते हैं? अब तुमसे मैं पूछूं व्हाट इज बॉन्ड लेंथ, व्हाट इज बॉन्ड लेंथ, तो क्या होगा? तुम रुक करके सोचो। इससे पहले तुमको ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। कहाँ पे तुम कहोगे? पीरियोडिक टेबल में मैं तुमको टाइप ऑफ रेडियस पढ़ाया था, जहाँ पे एटॉमिक रेडियस में कोवलेंट रेडियस पढ़ाया था, आयनिक रेडियस पढ़ाया था, वंडर वॉल रेडियस पढ़ाया था और मेटेलिक रेडियस पढ़ाया था। और वहाँ पे भी यही कहा था कि दो बॉन्डेड एटम के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस था उसी को क्या कहा था? बॉन्ड लेंथ का था। बोलो है ना। और हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन कंबाइनिंग टू एटम, उसी को हमने क्या कहा था? रेडियस ऑफ एटम। बोलो है ना। सबसे पहले आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट क्या करते हैं? बॉन्ड लेंथ। अब बॉन्ड लेंथ कभी भी होगा तो दो बॉन्डेड एटम के बीच का इफेक्टिव लेंथ होगा। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम इज कॉल्ड एज क्या बेटा? बॉन्ड लेंथ। अब कभी भी दो बॉन्डेड एटम अगर होंगे, समझो एक बॉन्डेड एटम है ए, समझो एक बॉन्डेड एटम है ए एंड दूसरा जो बॉन्डेड एटम है उसका नाम क्या है? बी। ए और बी के बीच में बॉन्ड है। अब यही दो कंडीशन हो सकता है कि दोनों बॉन्डेड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी या क्या होगी? अलग अलग होगी। सोच करके देखो। पहला केस हम लोग लेते हैं कि ए और बी में कोई डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है तो क्या इसमें चार्ज सेपरेशन होगा? क्या तुम कहोगे देयर इज नो सेपरेशन ऑफ चार्ज? बोलो हाँ ना, बोलो। तो क्या इस बॉन्ड पे कोई पोलरिटी आएगी? क्या नहीं आएगी। और दूसरा मैं लेता हूं ए बॉन्ड विथ बी। अब यहां पे मैं कह रहा हूं कि डेल्टा ई एन डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है? 0। और यहाँ पे डेल्टा ई एन डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है? नॉन जीरो। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नॉन जीरो है तो यहाँ पे कुछ पोलरिटी आएगा। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसके टूवर्ड्स क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन जाएगा। समझो बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम कंसीडर कर लेते हैं ए से ज़्यादा है। लेट अस अज्यूम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन क्या बेटा? तो इस पे कौन सा चार्ज? डेल माइनस, इस पे कौन सा चार्ज? डेल प्लस। खुद तुम सोचो, यहाँ पे भी कोवलेंट बॉन्ड था, यहाँ पे भी कोवलेंट बॉन्ड था। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या है? डिफरेंस है। तो इसमें क्या हुआ? बॉन्ड में पोलरिटी आ गई, मतलब सेपरेशन ऑफ चार्ज आ गया। बोलो है ना। अब ये दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? तो ड्यू टू दिस चार्ज सेपरेशन एक और अट्रैक्शन बढ़ा और उस अट्रैक्शन से दोनों एटम एक दूसरे के क्या आएंगे? पास आएंगे। तो लेंथ कम होगा कि ज़्यादा होगा? और कम हो जाएगा। तो कभी भी दो कोवलेंटली बॉन्डेड एटम में एक पहला केस जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, तो उस केस में क्या होगा कि इन दोनों के रेडियस का जो डिस्टेंस होगा, इसका रेडियस प्लस क्या बेटा? इसका रेडियस, दोनों को ऐड कर दो तो तुमको क्या निकल जाएगा? बॉन्ड लेंथ ए एंड बी। बोलो हाँ या ना। इस केस में क्या होगा? इसका बॉन्ड लेंथ इससे क्या होगा? कम होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो पहला केस में दो बॉन्डेड एटम है, दोनों के रेडियस को तुम ऐड कर दो, तुमको क्या निकल जाएगा? बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ हमने डिफाइन भी यही किया है। द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ टू एटम इज नोन एज क्या बेटा? बॉन्ड लेंथ। नॉर्मली इट इज रिप्रेजेंटेड इन एंगस्ट्रॉम। इसको किस में रिप्रेजेंट करते हैं? एंगस्ट्रॉम। एग्जाम्पल ए बॉन्ड बी दिखा दिया। इट डिपेंड मेनली अपॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स एटम। जिन दो एटम के बीच में बॉन्ड बन रहा है उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना है, ये उसी पे डिपेंड करता है। केस 1 कह रहा है इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज 0। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का 0 है तो कोई पोलरिटी होगा क्या? तो जो बॉन्ड लेंथ होगा वो रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी, दोनों बॉन्डेड एटम के रेडियस को ऐड कर दो, तुमको क्या निकल जाएगा? बॉन्ड लेंथ। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों एटम का साइज ऑलमोस्ट क्या होगा? इक्वल होगा। तो इसको ये भी कह सकते हैं 2 इंटू रेडियस ऑफ ए या 2 इंटू रेडियस ऑफ बी। हाँ या ना। दूसरा केस 2। केस 2 क्या है? जब दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, मतलब नॉन जीरो है, तो इस केस में बॉन्ड कैसा होगा? पोलर होगा। बॉन्ड कैसा होगा? और पोलर नेचर होने की वजह से इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन बढ़ेगा ना। तो इस केस में जो भी बॉन्ड लेंथ होगा ये आर ए प्लस आर बी से क्या होगा? कम होगा। तो देखो इस केस में जो बॉन्ड लेंथ है आर ए प्लस आर बी, अब देखो यहाँ पे माइनस कर रहे हैं ना, किसको? 0.09 इंटू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एक्स ए और एक्स बी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम। और एक्स बी क्या है?
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम क्या बेटा बी। और इसी फार्मूले को हम लोग बोलते हैं शोमेकर और स्टीवेंसन, इन्होंने ये फार्मूला दिया था। तो सिंपल याद रखना, कभी तुमको न्यूमेरिकली बहुत कम ही पूछेगा, अगर देगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देगा, रेडियस ऑफ एटम देगा, तुम इसको कैलकुलेट कर लोगे। बस कंपेरिजन वाइज पूछे तो कभी भी अगर पोलर बॉन्ड है तो उसमें आयनिक कैरेक्टर आएगा, मतलब अट्रैक्शन बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कम होगा। तो हमेशा ये मॉलिक्यूल को बोलेंगे पोलर, इसको क्या बोलेंगे, नॉन पोलर। तो बॉन्ड लेंथ किसका कम होगा, पोलर का कम होगा, नॉन पोलर का क्या होगा, ज़्यादा होगा। बोलो ना हाँ या ना। अब हम लोग बात करते हैं कि कौन कौन सा फैक्टर है जिस पे बॉन्ड लेंथ इफेक्ट कर सकता है। कौन कौन सा फैक्टर है जिस पे बॉन्ड लेंथ, फैक्टर इफेक्टिंग क्या बेटा, बॉन्ड लेंथ। किसकी बात हम लोग करते हैं, फैक्टर इफेक्टिंग। पहला फैक्टर क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, और कहता है बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बॉन्ड लेंथ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दूसरा क्या है, बॉन्ड ऑर्डर, या इसी को क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड। किसी भी दो एटम के बीच में उसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा। व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर, इफेक्टिव बॉन्ड बिटवीन टू एटम। बॉन्ड ऑर्डर किसको बोलते हैं, इफेक्टिव बॉन्ड बिटवीन, बोलो बेटा क्या, दो एटम के बीच में जितना बॉन्ड है उसी को क्या बोलते हैं। अगर सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 1, डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 2, ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 3। बोलो ना है ना। तो ये बॉन्ड ऑर्डर क्या है, तो कभी भी दो एटम के बीच में अगर मल्टीपल बॉन्ड बढ़ेगा, मतलब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, तो उस केस में बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कम। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो बॉन्ड लेंथ है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इसमें केस में कहूँ कंपेयर बॉन्ड लेंथ, किसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कहाँ है, HF में ज़्यादा है, हाइड्रोजन का तो 2.1 होता है, फ्लोरीन का कितना होता है 4। टॉप टू बॉटम जाओगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कमेगी तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, कम। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, सबसे ज़्यादा, तो बॉन्ड लेंथ इसका क्या होगा, सबसे कम, H2S। किसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा, बॉन्ड लेंथ की बात करें, अगर समझो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, अगर समझो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, समझो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, बॉन्ड लेंथ किसका ज़्यादा होगा, सिंगल बॉन्ड का ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ेगा बॉन्ड लेंथ उतना क्या होगा, कम होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, हाँ या ना। दूसरा क्या है, रेजोनेंस, और नेक्स्ट क्या है, हाइब्रिडाइजेशन। पहले रेजोनेंस से पहले ये पढ़ लो, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या कहता है कि अगर बॉन्ड लेंथ की बात करो, अगर मैं इसकी बात कर दूं C, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, यहाँ पे भी H, CH डबल बॉन्ड, CH2, H, CH2, CH3, 3 बॉन्ड लेता हूँ मैं। अब ध्यान से देखना, इन तीनों एग्जाम्पल में फ़र्क किस चीज़ का है, तो तुम कहोगे इन तीनों एग्जाम्पल में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग है। कार्बन का क्या अलग अलग है, हाइब्रिडाइजेशन। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp, इस कार्बन का क्या है, sp2, इस कार्बन का क्या है, sp3। बोलो भाई ना, यहाँ पे क्या है sp, यहाँ पे क्या है sp2, यहाँ पे क्या है sp3। यहाँ पे सबसे ज़्यादा s करेक्टर यहीं पे है, और s करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा बॉन्ड लेंथ उतना क्या होगा, कम होगा। तो हम ये भी कह सकते हैं जो बॉन्ड लेंथ है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ s करेक्टर। बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ s करेक्टर। तो कहाँ पे s करेक्टर ज़्यादा है, sp में 50%, sp2 में 33 और sp3 में 25%। तो यहाँ पे s करेक्टर ज़्यादा है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कम। तो बॉन्ड लेंथ अगर कंपेयर करना हो तो सबसे कम किसका होगा, A, उसके बाद B, इसके बाद C। बोलो भाई ना। एक पार्ट और है जिसको मैं बोलता हूँ रेजोनेंस। रेजोनेंस में थोड़ा देर बाद समझा दूंगा। पाई बॉन्ड का शिफ्ट होना उसी को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ध्यान से समझना। ये एक मॉलिक्यूल है जिस मॉलिक्यूल को हम लोग बोलते हैं बेंजीन। क्या बोलते हैं इसको, फॉर्मूला C6H6। अगर मैं तुमसे कहूँ यहाँ पे देखो, इस बॉन्ड को देखो, तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड, लेकिन ये मॉलिक्यूल ऐसे भी एग्जिस्ट करता है। अब इस केस में कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड। बोलो, तो अब ये जो बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ, दैट फेनोमेना इज कॉल्ड एज क्या बेटा, रेजोनेंस। लेकिन अगर रेजोनेंस हुआ तो सिंगल से कौन सा बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड, और अगर डबल बॉन्ड आया तो मल्टीपल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ा तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, कम। तो इतनी बात तो समझ में आया कि अगर किसी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस हो रहा है तो रेजोनेंस से बॉन्ड लेंथ पे फर्क पड़ेगा। अब कैसे पड़ेगा इसको हम लोग आगे देखेंगे। अभी इसको मैं स्टार लगा देता हूँ, इसको हम लोग थोड़ी देर बाद देखेंगे, कोई दिक्कत। तो बॉन्ड पैरामीटर में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, बॉन्ड लेंथ। दो बॉन्डेड एटम के बीच का जो इफेक्टिव लेंथ होगा उसी को क्या बोलेंगे, बॉन्ड लेंथ।
दो टाइप के मॉलिक्यूल हो सकते हैं, एक पोलर और दूसरा क्या बेटा नॉन पोलर। नॉन पोलर मतलब नो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो वहाँ पे बॉन्ड लेंथ दोनों बॉन्डेड एटम के रेडियस को ऐड कर दो, तुमको बॉन्ड लेंथ निकल जाएगा। लेकिन अगर पोलर मॉलिक्यूल है तो वहाँ पे डिफरेंस इन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, और अगर डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो क्या होगा, उसमें सेपरेशन ऑफ चार्ज होगा। सेपरेशन ऑफ चार्ज है तो अट्रैक्शन बढ़ेगा बिटवीन टू आयन में, तो उस केस में जो बॉन्ड लेंथ होगा वो क्या हो जाएगा, कम होगा। कितना होगा, 0.09 टाइम्स ऑफ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, Ra प्लस Rb माइनस 0.09 इंटू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बोलो ये फॉर्मूला किसने दिया था, सो मेकर या स्टीवेंसन ने। क्लियर है बॉन्ड लेंथ। आज हम लोग सेकंड पढ़ते हैं बॉन्ड पैरामीटर, दैट इज योर बॉन्ड एंगल। दैट इज योर बॉन्ड एंगल ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, कहाँ पे, वेस्पर थ्योरी में, कि अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल में लोन पेयर आ जाए तो उससे बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम होगा। कितने से, 2.5 डिग्री। तो व्हाट इज बॉन्ड एंगल, दो बॉन्डेड एटम के बीच का जो मिनिमम एंगल होगा उसी को क्या बोलते हैं, बोलो हाँ है ना। तो यही है, द एंगल बिटवीन एनी टू एडजेसेंट बॉन्डेड एटम इज नोन एज क्या बेटा, बॉन्ड एंगल। इसको मेजर किस में करते हैं, डिग्री में, मिनट में और सेकंड में। बोलो हाँ है ना। तुम अगर डिग्री भी याद रखते हो तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा। बोलो ना हाँ है ना। डिग्री जैसे कैसे होता है, आवर, मिनट एंड सेकंड, तो वैसे एंगल को भी मेजर करते हैं, डिग्री, मिनट एंड सेकंड। डिग्री लार्जर यूनिट है, सेकंड स्मॉलर यूनिट है। फिर ये कौन कौन सा फैक्टर है जो बॉन्ड एंगल को इफेक्ट कर सकता है, इतना तो समझ में आ गया। तो बॉन्ड एंगल को इफेक्ट करने वाले पहला फैक्टर है हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा फैक्टर है, और कहता है जितना ज्यादा एस करेक्टर होगा उसका बॉन्ड एंगल उतना क्या होगा, ज्यादा होगा। बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस करेक्टर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस करेक्टर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। एग्जांपल देख लो, BeCl2, BCl3 एंड CCl4। एग्जाम्पल देख लो, BeCl2, BCl3 एंड CCl4। इस केस में अगर आप देखोगे BeCl2 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp, BCl3 का क्या होता है, sp2, CCl4 का क्या होता है, sp3। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp है तो बॉन्ड एंगल 180, sp2 है तो 120, 109 डिग्री। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो कहाँ पे देखो, जितना ज़्यादा s करेक्टर बॉन्ड एंगल उतना ज़्यादा, तो पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा कहता है कि अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल में लोन पेयर आ जाए, हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या आ जाए, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वन लोन पेयर इन हाइब्रिड ऑर्बिटल बॉन्ड एंगल इज डिक्रीजेज बाय 2.5 डिग्री। बोलो है ना। तो अगर लोन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल में आएगा तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम। तो बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर इन हाइब्रिड ऑर्बिटल। बोलो। अब CH4NH3NH2O याद है, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बच्चे, sp3। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। बोलो, सब टेट्राहेड्रल ही है, लेकिन टेट्राहेड्रल का ये कौन सा केस है, 4 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर। ये कौन सा केस है, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। ये कौन सा केस है, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। याद है। शेप टेट्राहेड्रल, ट्रायंगुलर पिरामिडल, इन्वर्टेड वी शेप और बेंड शेप। बॉन्ड एंगल की बात करोगे 109.5 डिग्री, इसकी बात करोगे 107 डिग्री, 105 डिग्री अप्रॉक्सीमेट लेते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो देखो, लोन पेयर आने से बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो यही तो लिखा है कि बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या बच्चे, नंबर ऑफ लोन पेयर इन हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट है बॉन्ड एंगल का थर्ड फैक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कौन सा फैक्टर है बेटा, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर समझ लो। पहले तुमको मैं एग्जांपल बताता हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर क्या कहता है। मान लो एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ H2O, और ये एग्जांपल में लेता हूँ H2S। तुमको याद होगा जब मैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे रिपल्सन थ्योरी पढ़ाया था तो वहाँ पे भी ये एग्जांपल लिया था। दोनों का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। इसका भी क्या है, इसका भी क्या है, sp3। ये भी केस 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर का है, ये भी केस 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर का है। इसकी भी बात करोगे तो इन्वर्टेड वी शेप और बेंड शेप। इसकी भी बात करोगे इन्वर्टेड वी शेप और बेंड शेप। बॉन्ड एंगल 105 डिग्री। लेकिन दोनों केस में क्या है, सेंट्रल एटम अलग अलग है। दोनों केस में सेंट्रल एटम क्या है, बोलो। यहाँ पे सेंट्रल एटम क्या है, ऑक्सीजन। यहाँ पे सेंट्रल एटम क्या है, सल्फर। अगर सेंट्रल एटम चेंज कर जाए तो बॉन्ड एंगल भी क्या करेगा, चेंज कर जाएगा। बोलो हाँ ना। अब क्या कहता है कि जितना
ज्यादा। सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, बॉन्ड एंगल उतना क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ऑक्सीजन और सल्फर में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का बॉन्ड एंगल H2S से क्या होगा, ज्यादा होगा। यही लिखा हुआ है, बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। या ये भी हम लोग कह सकते हैं कि जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल को शॉर्ट में BA लिख दूं, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इन दोनों में देखो एंगल किसका ज़्यादा है। अगर मैं बॉन्ड एंगल की बात करूं, H2O का ज़्यादा है, H2S का ज़्यादा है, H2O का बॉन्ड एंगल ज़्यादा है किससे, H2S। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से ज़्यादा है। अब साइज वाइज देख लो, साइज किसका ज़्यादा है, सल्फर का। तो सेंट्रल एटम का साइज जितना ज़्यादा, बॉन्ड एंगल उतना कम। तो बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, साइज ऑफ सेंट्रल एटम। ये भी तो कह सकते हो। अरे हाँ ना तो बोल ले, बोलो। अब देखो NH3 PH3 ASH3 क्या लिया तुमने, NH3 PH3 ASH3। नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक, किसका साइज बड़ा है, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल सबसे कम होगा, तो NH3 का साइज ज़्यादा होगा। बोलो हाँ ही ना। तुमसे बोल दे CH4 SiH4 GeH4 SnH4, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम एंटीन, डाउन द ग्रुप आओगे तो साइज बढ़ेगा, तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम होगा। फोर्थ फैक्टर है साइड एटम। यहाँ पे कौन सा एटम चेंज हो रहा था, सेंट्रल एटम। यहाँ पे कौन सा एटम चेंज हो रहा है, साइड एटम। कहता है साइड एटम का साइज जितना ज्यादा होगा, साइड एटम का साइज जितना ज्यादा होगा, उसका बॉन्ड एंगल उतना क्या होगा, ज्यादा होगा। बोलो हाँ है ना। साइड एटम की बात करते हैं, पहले एग्जांपल ले लेते हैं। ले एग्जांपल, जैसे देखो OF2 OCl2 OBr2। बोलो हाँ है ना। तीनों के केस में हाइब्रिडाइजेशन sp3 sp3 sp3, सब केस में दो बॉन्ड पेयर दो लोन पेयर, टेट्राहेड्रल है, इन्वर्टेड वी शेप है। बोलो हाँ ना। अब लेकिन सब में फर्क क्या है कि यहाँ पे साइड एटम फ्लोरीन है, साइड एटम क्लोरीन है, साइड एटम ब्रोमीन है। बोलो हाँ ना। तुम सिंपल समझ लो, जितने बड़े एटम साइज में होंगे दूर दूर होंगे, और जितने छोटे एटम होंगे साइज में साथ साथ होंगे। तो साइड एटम का साइज जितना छोटा होगा, बॉन्ड एंगल छोटा होगा, और साइज एटम का साइज जितना बड़ा होगा, बॉन्ड एंगल क्या होगा, बड़ा होगा। तो बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम, और साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, कम। तो ये लिखा हुआ बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बॉन्डेड एटम एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ। बोलो है ना। तो इसमें साइड एटम किसका बड़ा है, बोलो है ना। सेम एग्जाम्पल दिया है PF3 PCl3 PBr3 PI3। देखो आयोडीन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, किसका साइज ज़्यादा है, आयोडीन का। देखो समझ में आया। यहाँ देखो OF2 Cl2 Br2, Br2 का साइज ज़्यादा है। SF2 SCl2 SBr2, किसका साइज ज़्यादा है, समझ में आ रहा है। तो कभी कभी ये पार्ट इसलिए पढ़ा दे रहा हूँ कि ये पार्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे रिपल्सन थ्योरी से पता नहीं चल रहा था। बोलो ना है ना। क्या मेरी बात समझ में आई। बॉन्ड एनर्जी तुमको सबसे पहले समझ में क्या आ गया, हमने क्या पढ़ाया, बॉन्ड लेंथ, फिर क्या पढ़ाया, बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल टोटल 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है, किस पे किस पे। देखो अभी पढ़े फिर भूल गए, अभी पढ़ा है ना। 4 फैक्टर किन किन पे डिपेंड करता है, हाइब्रिडाइजेशन। बोलो जितना ज़्यादा S करेक्टर होगा बॉन्ड एंगल क्या होगा, ज़्यादा होगा। दूसरा क्या बताया, लोन पेयर, जितना ज़्यादा लोन पेयर होगा बॉन्ड एंगल उतना क्या होगा, कम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम और साइड एटम। बोलो हाँ या ना। चलो नेक्स्ट आ जाओ, किसकी बात करते हैं, बॉन्ड एनर्जी। व्हाट इज बॉन्ड एनर्जी। तो किसी भी बॉन्ड के फॉर्मेशन में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड फॉर्मेशन के टाइम में एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। और जब तुम बॉन्ड को तोड़ो तो उतने ही अमाउंट ऑफ एनर्जी तुमको बॉन्ड तोड़ने में लगेगी, इसलिए ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड क्या होगा, इंडोथर्मिक होगा। तो कहता है कि जो रिलीज एनर्जी है वो निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। रिलीज एनर्जी निकालना क्या होता है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए हम लोग ज़्यादा आराम से डिसोसिएशन वाली एनर्जी, एब्जॉर्ब एनर्जी निकाल लेते हैं। और बॉन्ड फॉर्मेशन में जितनी एनर्जी रिलीज हुई है उतनी ही एनर्जी तुमको जिसको डिसोसिएट करने में देना होगा। बोलो ना हाँ ना। पक्की बात, यही लिखा हुआ है। बॉन्ड एनर्जी में भी डिफाइन है, या तो बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी के टर्म्स में बात करते हैं, और किसकी बात करते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन के टर्म्स में बात करते हैं। लेकिन अगर बॉन्ड फॉर्मेशन के टर्म्स में है तो ये एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, और डिसोसिएशन के टर्म्स में तो एनर्जी क्या होगी, रिक्वायर्ड या एब्जॉर्ब होगी। अगर रिलीज एनर्जी है तो ये प्रोसेस कैसा हो जाएगा,
एक्सोथर्मिक और रिक्वायर्ड है तो ये प्रोसेस कैसा हो जाएगा, एंडोथर्मिक होगा। बोलो है ना। और कहता क्या है कि कैलकुलेशन ऑफ रिलीज एनर्जी इज मोर डिफिकल्ट देन एब्जॉर्ब एनर्जी। इसलिए हम लोग बॉन्ड एनर्जी जब भी निकालना होता है तो उस बॉन्ड को तोड़ते हैं और देखते हैं कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड हुई, और वही उसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड एनर्जी। क्या मेरी बात समझ में आई? फिर जितना ज़्यादा बॉन्ड मजबूत होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। बोलो है ना। तो अगर मैं बात करूं बॉन्ड एनर्जी की तो किसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी? अब ध्यान से देखना, अगर समझो ये पेन है और ये कैप है, किसको जल्दी तोड़ पाओगे, पेन को। जो जितना छोटा होगा वो ज़्यादा मजबूत होगा। छोटा मतलब बॉन्ड लेंथ कम। बोलो है ना। तो जिसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा, जिसकी बॉन्ड एनर्जी उसका लेंथ क्या होना चाहिए, कम। तो बॉन्ड एनर्जी इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या बेटा, बॉन्ड लेंथ। बोलो है ना। अब सिंगल बॉन्ड को जल्दी तोड़ पाओगे या डबल बॉन्ड को या ट्रिपल बॉन्ड को? सिंगल मतलब एक बॉन्ड, डबल मतलब दो, ट्रिपल मतलब क्या बेटा, तीन। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ेगा, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, तो हम ये भी कह सकते हैं बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड। और जिसकी बॉन्ड एनर्जी जितनी ज़्यादा वो बॉन्ड की स्टेबिलिटी उतनी क्या होगी, ज़्यादा। क्या मेरी बात समझ में आए? अरे हाँ ना तो बोल। कह रहा है कौन कौन सा फैक्टर है जो बॉन्ड एनर्जी को इफेक्ट कर रहा है, कौन कौन सा फैक्टर है जो बॉन्ड एनर्जी को इफेक्ट कर रहा है। सबसे पहला क्या, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस होगा बॉन्ड एनर्जी उतनी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ऑलरेडी एग्जाम्पल हमने देख चुका है। कौन कौन सा एग्जाम्पल, HF, HCl, HBr और HI। HI का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, HF का बॉन्ड लेंथ क्या है, कम। तो HF की बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा। बोलो ना, हाँ है ना। अभी क्या हुआ है, दूसरा है बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। अगर कार्बन एग्जाम्पल में लेंगे तो लिख देता हूँ, क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? किसका बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। कुछ गलत कह रहा हूँ? दूसरा बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। किसका ज़्यादा होगा बॉन्ड एनर्जी, समझ में? तीसरा कह रहा है साइज ऑफ एटम। जितना ज़्यादा साइज ऑफ एटम ज़्यादा होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी उतनी क्या होगी, कम। बोलो एग्जाम्पल देख लो। C ट्रिपल बॉन्ड C, C ट्रिपल बॉन्ड N, N ट्रिपल बॉन्ड। तीनों केस में ट्रिपल बॉन्ड है। अब बताओ कैसे कंपेयर करोगे? साइज ऑफ एटम देख लो। नाइट्रोजन और कार्बन में किसका साइज ज़्यादा है, कार्बन का साइज ज़्यादा है। जैसे पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं साइज छोटी होती है, तो नाइट्रोजन का साइज क्या है, ज़्यादा है। बोलो तो किसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी, नाइट्रोजन का साइज। जैसे पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं साइज क्या होती है, छोटी होती है। तो नाइट्रोजन का साइज क्या है, छोटा। जिसका साइज छोटा तो बॉन्ड एनर्जी क्या, ज़्यादा। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? बोलो ना, हाँ ना। फिर देख लो बॉन्ड पोलरिटी। जितना ज़्यादा बॉन्ड में पोलरिटी होगी उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी। जितनी ज़्यादा पोलरिटी होगी बॉन्ड एनर्जी उतनी क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्योंकि अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कम। जिसका बॉन्ड लेंथ कम तो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा। बोलो हाँ ना। नेक्स्ट देख लो रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज है। रेजोनेंस क्या है, और थोड़ी देर में तुमको बताया भी था, थोड़ी देर पहले मैं तुमको बताया भी था कि रेजोनेंस हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। रेजोनेंस हम लोग क्या होगा, डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो वहाँ पे तुमको समझ में आएगा कि रेजोनेंस होने से डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड चेंज हो सकते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड चेंज होंगे, तो बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड एनर्जी चेंज होगा। देखेंगे थोड़ी देर में कैसे। फिर क्या कहता है, हाइब्रिडाइजेशन। जितना ज़्यादा एस करेक्टर होगा उसका हाइब्रिडाइजेशन उतना क्या होगा, ज़्यादा होगा। अरे हाइब्रिडाइजेशन स्टेट चेंज करेगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी चेंज करेगा ना। तुम देखो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ sp ज़्यादा होगा किससे, sp2, और sp2 ज़्यादा होगा किससे। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? तो अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से बॉन्ड एनर्जी चेंज हो रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन से भी चेंज होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और लास्ट पार्ट क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। जितना ज़्यादा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा बॉन्ड एनर्जी उतना क्या होगा, कम होगा। पूछो क्यों? क्योंकि रिपल्सन ज़्यादा हो जाएगा। अब किसका ज़्यादा होगा बॉन्ड एनर्जी? नाइट्रोजन का ज़्यादा होगा। नाइट्रोजन का ज़्यादा होगा क्यों? क्योंकि एक लोन पेयर है, ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर है, फ्लोरीन में क्या है, 3 लोन पेयर है। अगर इस एग्जाम्पल को मैं ऐसे दे देता तो भी तुम कर लेते। ध्यान से देखना,
CH3 कार्बन कार्बन के बीच में कोई लोन पेयर है क्या? नहीं है। लेकिन अगर मैं इस एग्जांपल को ऐसा देता NH2 अब यहाँ पे तो सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड इसलिए तुम कर दिए। अगर हर केस में मैं सिंगल बॉन्ड ही बनाता, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन में सिंगल बॉन्ड, लेकिन इस केस में एक एक लोन पेयर है। अगर ऑक्सीजन ऑक्सीजन में बात करूँ और फ्लोरीन एंड फ्लोरीन में बात करूँ, कहाँ पे लोन पेयर ज़्यादा है? फ्लोरीन एंड फ्लोरीन। तो बॉन्ड एनर्जी CC का ज़्यादा होगा किससे? NN का ज़्यादा होगा किससे? F और H से। क्या मेरी बात समझ में आ रही है तुमको? बोलो ना हाँ है ना। तुमको ये भी फैक्टर समझ में आया कि जितना ज़्यादा बॉन्डेड एटम पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेगा, उस केस में बॉन्ड एनर्जी क्या होगा? कम होगा, अनस्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। हाइब्रिडाइजेशन वाली बात तुमको बता दिया, जितना ज़्यादा S करेक्टर होगा उतना ज़्यादा क्या होगा? ज़्यादा होगा। जैसे मान लो कोई दो एटम ऐसा हो, sp और sp के बीच में बॉन्ड हो, किसी भी मॉलिक्यूल में sp2 और sp2 के बीच में बॉन्ड हो, और किसी मॉलिक्यूल में sp3 एंड sp3 के बीच में बॉन्ड हो, बताओ कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा? कौन सा बॉन्ड बेटा स्ट्रॉन्गर होगा? sp वाला स्ट्रॉन्गर होगा। तुम कहोगे सर ऐसे तो समझ में आया, एग्जाम्पल होता तो कैसे समझते? मैंने कहा चलो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये भी कार्बन sp, ये भी कार्बन, यहाँ पे ये जो बॉन्ड है इसको ले लो A, इस केस में CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसको ले लो B, और इस केस में CH3 डबल बॉन्ड CH3, इसको क्या ले लो? C। अब A B C में बताओ कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है? तो यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है लेकिन दोनों कार्बन sp है, यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है लेकिन दोनों बॉन्ड sp2 है, और यहाँ दो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है लेकिन दोनों कार्बन sp3 है। तो जिस बॉन्डेड एटम में जितना ज़्यादा S करेक्टर होगा उसका उतना ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होगा। जो भी अच्छे एग्जाम्पल है मैं तुमको करा देता हूँ। फिर यहाँ पे एक और चीज़ आती है, बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड पोलरिटी हो गया, ये रेजोनेंस आने से इसको तभी एक्सप्लेन करेंगे। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हो गया, बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली, बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, ये भी हो गया। एटॉमिक साइज ये भी हो गया, बोलो ना हाय ना। अब एटॉमिक साइज में 3 एक्सेप्शन मैं तुमको बता देता हूँ। पहला एक्सेप्शन देखना, अगर समझो ये एग्जाम्पल, अब इसका 2-3 एग्जाम्पल अच्छे एग्जाम्पल मैं तुमको करवा देता हूँ। जैसे अगर एग्जाम्पल कंपेयर करना हो, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, अनआयोडीन। फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है तो F2 का जो बॉन्ड एनर्जी होगा सबसे ज़्यादा होना चाहिए, फिर क्लोरीन का होना चाहिए, फिर ब्रोमीन का होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए? आयोडीन का। लेकिन F2 के केस में एक तो साइज छोटा है एंड फ्लोरीन पे 3-3 क्या है? लोन पेयर है। तो बिकॉज ऑफ दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिपल्सन बढ़ जाता है, इसलिए फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी क्लोरीन का होता है, देन ब्रोमीन का, देन यहाँ पे होगा फ्लोरीन F2, देन क्या होगा? आयोडीन। जहाँ जहाँ लोन पेयर है, और लोन पेयर 3 ही ग्रुप में आते हैं, ग्रुप 17, ग्रुप 16 एंड ग्रुप 15। इससे पहले आ जाओ ग्रुप 16 में, तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड, सल्फर सल्फर के बीच का बॉन्ड, सेलेनियम सेलेनियम के बीच का बॉन्ड, टेलुरियम टेलुरियम के बीच का बॉन्ड। फिर ऑक्सीजन का साइज छोटा, 2 लोन पेयर, तो इस केस में O2 का बॉन्ड एनर्जी सल्फर से क्या होगा? कम। बोलो हाय ना। सिमिलरली होगा PNP, देन यहाँ पे भी एग्जाम्पल N और N, आर्सेनिक एंड आर्सेनिक। याद रखना, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस फैमिली में O2 और N2 का बॉन्ड जस्ट एक नीचे वाले एटम से कम होगा, ऑक्सीजन का सल्फर से कम होगा, नाइट्रोजन का फास्फोरस से कम होगा। लेकिन यहाँ पे 3 लोन पेयर है, इसका क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों से कम होगा। लेकिन तुम कहोगे सर अगर कार्बन फैमिली की बात करो तो कार्बन में कोई लोन पेयर नहीं है, तो कार्बन कार्बन का बॉन्ड सिलिकॉन से कम होगा, सिलिकॉन का जर्मेनियम से, जर्मेनियम का टिन से। बोलो है ना। यही 3 फैक्टर मुझे पढ़ाने थे तुमको। कौन कौन सा? बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड एनर्जी, जो मैं तुमको बता दिया। बॉन्ड एनर्जी टोटल यही 6 फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बॉन्ड ऑर्डर, एटॉमिक साइज, बॉन्ड पोलरिटी, रेजोनेंस, हाइब्रिडाइजेशन एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? तो कभी भी कोई क्वेश्चन लेगा तो कर पाओगे। यहाँ पे एक छोटा सा मैं रूल तुमको पढ़ाता हूँ जिसका नाम है ड्रैगो रूल। ड्रैगो रूल क्या कहता है? अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं इसको पढ़ाता ही नहीं, तुमसे कोई भी क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएंगे। लेकिन कई बार तुम लेक्चर देखते हो तो लोग वो भी पढ़ा देते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं होती है। यही होता है ना कि बच्चे क्या होते हैं, लेक्चर सुनते फिर ऑनलाइन 10 जगह से कंपेयर करते, कहीं कुछ मिल गया, है ना। अब ऐसा नहीं है कि ड्रैगो रूल केमिस्ट्री का पार्ट नहीं है,
मान लो कोई भी एक वो टीचर जिसने बीएससी करी हो, एमएससी करी हो, और जिसने अपने जीवन में कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नहीं दिया हो, ना तो उसने नीट दिया हो, ना तो उसने जेई दिया है। अब रुक करके तुम समझना, नीट में भी 11-12 की एनसीईआरटी सिलेबस है और जेई में भी 11-12 एनसीईआरटी की सिलेबस है। तो फिर दोनों का क्वेश्चन का लेवल अलग कैसा है? कि दुनिया में अधिकांश लोग वैसे हैं कि सामने वाले की बात को सुनते नहीं, अपना ओपिनियन देते हैं। और एक बहुत किसी अच्छे लोगों ने कहा था, इन लर्निंग लिसनिंग इज ए फाइन आर्ट। जो सुनना सीख जाता है ना, वो फिर सीख ही जाता है। तो लर्निंग का सबसे पहला स्टेप है लिसनिंग, और दूसरा स्टेप है कि जब आप सुनते हो तो आप उसको समझो और प्रेजेंस ऑफ माइंड उसी चीज पे रखो। और एक बार जो चीज़ आपने ध्यान से सुन करके समझ लिया है, वो चीज़ फिर बोलना, वो फेविकॉल से भी ज़्यादा मजबूत चिपक ही जाता है दिमाग में। लेकिन हम क्लास में होते हैं लेकिन ध्यान कहीं और होता है, इस चक्कर में हमें बार बार रिवीजन करना पड़ता है। सुलत समझा रहा हूँ? तब ध्यान से सुने, पहले सामने वाले की बातों को सुने, फिर समझें, फिर देखिए आप इसके आंसर करने के योग्य हैं या नहीं है। लगता है आपने वो काबिलियत है तो फिर आप अपनी बातों को रखें, अन्यथा खामोशी बहुत अच्छी चीज़ होती है। मैं तुमसे ये कह रहा था कि समझो कोई नीट की केमिस्ट्री है, वो भी 11-12 एनसीईआरटी सिलेबस है, सारे चैप्टर सेम है। अगर जेई की केमिस्ट्री है, वो भी 11-12 एनसीईआरटी है। फर्क क्या है? क्वेश्चन के लेवल का फर्क है। फर्क क्या है? जेई का क्वेश्चन है, तुम्हें ज़्यादा दिमाग, ज़्यादा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है। अब कभी भी किसी एग्जाम का अगर आपको सिलेबस को समझना है, मैं टीचर के लिए भी ये चीज़ कहता हूँ, तो आप उसके पूछे गए क्वेश्चन के पैटर्न को देखो, और क्वेश्चन जितना ज़्यादा आप अपने जीवन में देखोगे, आपको समझ में आएगा कि सिलेबस क्या पढ़ाना चाहिए जो ये क्वेश्चन बन जाए। और बच्चों को भी समझ में आ जाता है जब जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो कि आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन सी बातें याद रखनी चाहिए। और जिस चीज़ का यूज ही नहीं हो तो फिर समझो वो सिलेबस का पार्ट नहीं था, आप उसको कम पढ़ो। और जिसके यूज करने से आपसे क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, आप उस पर ज़्यादा ध्यान दो। बोलो है ना? और ये जो स्टेज है, ये 10th पास आउट बच्चों के लिए 11-12 की बात की जाती है, यहाँ पे 11-12 की बात की जाती है ना। अब समझो कि मेरा नॉर्मल बीएससी या एमएससी बीएड वगैरह कुछ हुआ होता केमिस्ट्री से, तो इससे तो बहुत ऊपर के लेवल तक मैं केमिस्ट्री पढ़ा होता। अब बीएससी में भी केमिकल बॉन्डिंग होता, एमएससी में भी केमिकल बॉन्डिंग होता। बोलो ना, है ना? क्या यही केमिकल बॉन्डिंग होता? नहीं। बोलो। और मान लो बीएससी में केमिकल बॉन्डिंग मेरा स्ट्रॉन्गर सब्जेक्ट रहा होगा, तो कई लोग क्या करते हैं, उठपटांग वो भी चीज पढ़ा देते जो उन्होंने अपने बीएससी एमएससी में सीखा है। तो यही चीज तुम्हें सुनने को मिल जाता है। तो ऑनलाइन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि आपको पता ही नहीं चलता है कि एक्चुअली में सिलेबस क्या पढ़ना है। 10 लोग बोलते ना, 10 मुंह 10 अलग अलग बातें, 10 लोग 10 अलग अलग सिलेबस को पढ़ा देते हैं। ऐसा नहीं है कि उनका वो नॉलेज बेकार है, लेकिन जिन बच्चों को आप 11-12 बोल के पढ़ा रहे हो, उनके लिए वो पढ़ना बेकार है। तुम कोई भी क्वेश्चन उठा लो, तुमको ऐसा नहीं बोला कि कभी तुमको ड्रैगो रूल बोलेगा क्या है। हम पढ़ क्या रहे हैं? वेस्पर थ्योरी क्या था? शेप ऑफ मॉलिक्यूल, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी निकालना। उसी पे आपका सारा काम हो जाएगा। अगर ये रूल की जिक्र हुई है तो मैं तुमको समझा देता हूँ ये रूल क्या है। कहता क्या है कि कोई भी एटम फर्स्ट या सेकेंड पीरियड का नहीं है। कोई भी एटम फर्स्ट या सेकेंड पीरियड, फर्स्ट या सेकेंड पीरियड में वैसे भी क्या था बेटा, वेरिएबल वैलेंसी मॉलिक्यूल शो नहीं करता है क्योंकि वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। अगर थर्ड पीरियड या थर्ड पीरियड के आगे का कोई भी एलिमेंट है, कौन कौन सा? थर्ड पीरियड या थर्ड पीरियड के आगे का कोई भी एलिमेंट है, और उसके पास मिनिमम एक लोन पेयर होना चाहिए। मिनिमम एक क्या होना चाहिए? तब देखो थर्ड पीरियड में ग्रुप 1 क्या आता है? सोडियम, वो तो आयनिक बॉन्ड बनाता है, उसकी बात ही मत करो। ग्रुप 2 मैग्नीशियम, वो भी आयनिक बॉन्ड बनाता है, उसकी बात ही मत करो। ग्रुप 3 में एल्युमिनियम, एक वैकेंट ऑर्बिटल है। अरे बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, सबके पास एक क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल है ना, तो उसके पास लोन पेयर आने की संभावना ही नहीं है। तो ग्रुप 13 भी चला गया। ग्रुप 14 में क्या आ गया? कार्बन फैमिली, चारों के चारों बॉन्ड पेयर लोन पेयर है ही नहीं। तो लोन पेयर कहाँ कहाँ आता है? नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली एंड हेलोजन फैमिली। बोलो ना, है ना? यही आता है। उसमें भी तुम देखो कहता है एक लोन पेयर होना चाहिए और एलिमेंट क्या होना चाहिए? थर्ड पीरियड से। तो नाइट्रोजन फैमिली से फॉस्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी हो जाएगा, और ऑक्सीजन फैमिली से सल्फर, सेलेनियम एंड टेलुरियम हो जाएगा। कहता है वैसा कोई सेंट्रल एटम जो थर्ड पीरियड या उसके आगे का हो और उसके पास एक क्या हो? लोन पेयर हो। बोलो। जो सराउंडिंग एटम है, जो उससे अटैच एटम है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से क्या हो? ग्रेटर हो। कितनी होनी चाहिए? 2.5 से क्या होनी चाहिए? ग्रेटर होनी चाहिए।
क्लियर है? तो कहता है अगर ये तीनों कंडीशन तुम मैच कर लेते हो, क्या क्या होना चाहिए? एटम थर्ड पीरियड या थर्ड पीरियड से आगे का होना चाहिए, उसके हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक लोन पेयर होना चाहिए, एंड सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होनी चाहिए? 2.5। बोलो। तो कहता है उस केस में मॉलिक्यूल का तुमको शेप निकालने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, जितने भी मॉलिक्यूल होंगे उनका बॉन्ड एंगल ऑलमोस्ट इक्वल टू 90 होगा। ऑलमोस्ट इक्वल टू क्या होगा? 90। इसी रूल को क्या बोलते हैं? ड्रैगो रूल। इसी रूल को क्या बोलते हैं? समझ में आया मैंने क्या क्या कहा? क्या क्या? एलिमेंट थर्ड पीरियड या उसके आगे का होना चाहिए, उसके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक लोन पेयर होना चाहिए, और जो सराउंडिंग एटम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम इज 2.5 होना चाहिए। यही आ जाएगा PH3 ASH3 SPH3। यहाँ क्या जाएगा? सल्फर सिलिकॉन टेलुरियम। उस केस में सबका बॉन्डिंग देखो ऑलमोस्ट कितने के बराबर है? नियर बाय 90 के होने चाहिए। कहते हैं इन एबव कंडीशन मेट द सेंट्रल एटम यूज प्योर p ऑर्बिटल फॉर बॉन्डिंग, प्योर p ऑर्बिटल फॉर बॉन्डिंग, एंड बॉन्ड एंगल ऑब्जर्व इज ऑलमोस्ट कितना बेटा? 90 डिग्री, which indicate that or negligible hybridization take place around the bond formed almost pure p atomic orbital। अब इसको तुमको कहीं यूज ही नहीं होगा तो भी मैंने तुमको पढ़ा दिया, तो मैं तुमको क्या कर दिया? पढ़ा दिया। हाँ या ना? क्या मेरी बात समझ में आई? समझा नहीं समझा? चलो, अब ये कुछ एक टेबल है जहाँ पे किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन निकाला हुआ है सॉलिड स्टेट में। किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन किस स्टेट में निकाला हुआ है? सॉलिड स्टेट। टॉपिक का नाम ही है हाइब्रिडाइजेशन इन सॉलिड स्टेट। हाइब्रिडाइजेशन इन सॉलिड स्टेट। अब ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है ध्यान से समझना। जैसे एक मॉलिक्यूल हमने लिया PCl5। क्या लिया मॉलिक्यूल? PCl5 जो मॉलिक्यूल है जब इसको तुम हिट करोगे तो ये आयोनाइज हो जाता है। किसके फॉर्म में? PCl4+ एंड PCl, बोलो भाई ना। PCl5 सॉलिड स्टेट में स्टेबल होता है, जब तुम इसको हीट कर दोगे तो 2 PCl5 मॉलिक्यूल इट विल आयोनाइज इनटू कैटायन और एनायन। किसमें बेटा? PCl4+ एंड PCl6-। फॉस्फोरस वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 5। एक पॉजिटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया होगा तो सिलिकॉन जैसा हो गया, 4 बॉन्ड बनाएगा, चारों के चारों बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3 हो जाएगा। बोलो है ना। PCl6- फॉस्फोरस है, 1- चार्ज, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 5। एक इलेक्ट्रॉन आया तो 6, सल्फर जैसा हो गया, 6 बॉन्ड बना लिया। देखो sp3। क्या मेरी बात समझ में आई? बोलो ना, है ना। तो तुम्हें यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तुम आराम से निकाल सकते हो। किसी भी आयन का मैं तुमको दे दूं Xc, देखो जेनॉन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, 1+ चार्ज है तो कितने हो गए? 7। 7 में से 5 बॉन्ड बना दिए, एक लोन पेयर बचे, तो 5 + 1 6 हो गया। अगर 6 होता तो ऑक्टाहेड्रल, 5 + 1 क्या हो गया? स्क्वायर पिरामिडल हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। तो बस तुम ये याद रखना, ये तुमको कई p ब्लॉक में मिलेंगे कि कौन सा सॉलिड स्टेट का आयन किस में आयोनाइज होता है। जैसे N2O5 इट विल आयोनाइज इनटू NO2+ एंड NO3-। और NO2+ का हाइब्रिडाइजेशन निकालना तुमको आता है, NO3- का हाइब्रिडाइजेशन निकालना तुमको आता है। तो ये कुछ सॉलिड हैं जो आयोनाइज हो जाते हैं कैटायन और एनायन में, कैटायन और उसका तुमको सेपरेटली क्या निकालना पड़ेगा? हाइब्रिडाइजेशन या उसका शेप निकालना पड़ेगा। निकाल लोगे। अब एक और मैं तुमको बता देता हूँ, PbR5 फॉस्फोरस पेंटाब्रोमाइड इट विल आयोनाइज इनटू PbR+ एंड Br-। XeF6 it will ionize into XeF5+ F-। N2O5 it will ionize into NO2+ and NO3-। बोलो हाय ना। N2O3 it will ionize into NO+ and NO2-। N2O4 it will ionize into NO+ and NO3-। I2Cl6 it will ionize into ICl2+ ICl4-। I2 I3+ and I3-। 3 मॉलिक्यूल है यहाँ पे। Cl2O6 it will ionize into ClO2+ and ClO4-। और कैटायन और एनायन का क्या होगा? सेपरेटली हाइब्रिडाइजेशन होगा। बोलो ना, हाँ या ना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? क्या बॉन्ड पैरामीटर तुमको समझ में आया नहीं आया? कोई दिक्कत?